हाय गाइज, वेलकम टू ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं प्रदीप सिंह, आप लोग बीच में एक बार फिर क्लास 10th फिजिक्स, जिसका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सो ऑन। मुझे उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आया होगा। और आज हम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो है आज आपका ओम्स लॉ। तो समझेंगे क्या है ओम्स लॉ और कैसे इसकी स्टडी करनी है, इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हाँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता दें कि जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास पे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो सभी अपने मित्रों को एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें और फटाफट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं। तो पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। आखिर क्या है ओम्स लॉ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जरा समझेंगे ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मेनली हम बात करें जनरली कि ओम्स लॉ क्या है, तो ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या है, रिलेशनशिप है। और इस रूल्स के माध्यम से क्या कहा गया है, तो उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, समझिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर the current is directly proportional to the potential difference applied to the its ends। मतलब किसी वायर के या किसी कंडक्टर्स के टू एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, उस पर फ्लो होने वाली करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो उससे फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ता है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इसको हम और क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू R इंटू I, where R इज अ कांस्टेंट। क्या है भैया? R इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस R को बोलते क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हाँ, बिल्कुल फ्रेश मूड में बैठेगा, समझते आएगा। देखिए क्या है ओम्स लॉ। हमने कहा मेनली ओम्स लॉ है कि आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को ओम्स लॉ में डिफाइन किया गया है। तो आखिर ओम्स लॉ में कैसे इस रूल को डिफाइन किया गया, कैसा है, तो बताएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इट्स एंड्स। मतलब जो इसके वायर के जो भी टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के करंट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस कैन आल्सो बी रिटन, मतलब इस प्रकार से हम और लिख सकते हैं क्या, V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू RI। समझिएगा, जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन पे हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? यहां से अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल टू R। गौर करेंगे, यहीं से हमने ट्रांसफर किया तो V अपॉन I इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, R। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है होगा कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। या चूंकि हमने कहा R इज कांस्टेंट, इट मींस ये भी कह सकते हैं कि R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बेसिक बात करें तो ओम्स लॉ से ये भी क्लियर होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उसकी अकॉर्डिंग करंट बढ़ती जाएगी, बट इन दोनों का जो रेशियो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब यहां पर बात करें, हमने कहा R क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो एक न्यू वर्ड आपके पास आता है रेजिस्टेंस। तो अब इसकी भी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता भैया व्हाट इज रेजिस्टेंस, या क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चलिए चर्चा करते हैं रेजिस्टेंस की। ये ओम्स लॉ क्लियर है। ओम्स लॉ में कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ इतना है, ये रिलेशन किसके किसके बीच है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन है। और आखिर ओम्स लॉ में क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR आपने देखा बेसिकली। और यहाँ से V अपॉन I इक्वल टू R कहेंगे, मतलब जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो न्यू टॉपिक आपका जो बनता है वो क्या है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
हाँ, जो विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। क्या कि रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस का मीन्स अगर हम बेसिक समझें तो रेजिस्टेंस का मीन क्या होता है? अपोज करना। क्या होता है? अपोज करना। किसका अपोज करता है? ये भैया का अपोज करता है करंट का। मतलब किसी भी कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने का ये अपोज करता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो समझिए क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझिएगा, बिल्कुल यही 3 पॉइंट समझिएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना। किसका अपोज करता है? करंट पर। करंट पर किस पर अपोज करता है? किसी भी कंडक्टर पर। कंडक्टर पर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। उल्टा समझेंगे, अगर यहां से हम चले तो हम कहें कंडक्टर पर फ्लो होने वाली करंट का जो अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। एक बार फिर समझिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर क्या है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो समझिएगा, यहां पर रेजिस्टेंस फार्मूला हमने पीछे में लिखा भी था, R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। क्लियर? तो ये था आपका रेजिस्टेंस। समझिए, किसी भी कंडक्टर से अगर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने का जो अपोज करता है उसी प्रॉपर्टी को कंडक्टर क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, हमने फार्मूला पढ़ा R इक्वल V अपॉन I। R इक्वल V अपॉन I, इट मींस यहां पर देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। अब अगर रेजिस्टेंस पढ़ा तो इसकी यूनिट भी पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भैया? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ओमेगा से। क्लियर? ये था आपका SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर एक चीज हम यहां देखें, इफ समझिएगा, इफ V इक्वल 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1 ओम। क्लियर है? आपने देखा, इफ V इक्वल 1 वोल्ट्स एंड I इक्वल 1 एम्पियर देन R इक्वल टू 1 ओम। तो आखिर अब 1 ओम क्या है? 1 ओम को भी डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर्स के या मेटल वायर्स के टर्मिनल्स के बीच आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू उस पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। क्लियर? डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it। क्लियर है? तो ये था आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। हमने कहा रेजिस्टेंस का मीन क्या होता है? अपोज करना। किसका अपोज करता है? करंट का अपोज करता है। करंट काहे में फ्लो होती है? कंडक्टर में। अब इसी का जस्ट रिवर्स अगर पढ़ना चाहें तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने का जो अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ रखा है, हमने कहा रेजिस्टेंस वैसे रिलेशन किसके किसके बीच है? V और I के बीच है। तो जरा V और I के बीच एक ग्राफ भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लेता है आपसे। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है। ठीक है, ग्राफ की डिस्कस कर ले थोड़ा सा। ग्राफ बिटवीन V एंड I। ठीक है, इसको जरा समझेंगे। V और I के बीच ग्राफ क्या होगा? तो समझिएगा, यहां पर ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई। ठीक है, दो ग्राफ बनेंगे, दोनों हम बता देंगे। ठीक है, अब अगर हम एक्स एक्सिस में वोल्टेज लेते हैं, क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस में वोल्टेज लेते हैं, और वाई एक्सिस में क्या लेते हैं? करंट लेते हैं। समझिएगा, ग्राफ जो इसका आता है वो आता है आपका स्ट्रेट लाइन। ग्राफ तो हमेशा इसका स्ट्रेट लाइन है। किसका? जब भी कभी बात करेंगे ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो V एंड I के बीच जो आपका ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन आखिर हम ग्राफ पढ़ते क्यों हैं और इस ग्राफ से हमें मिलेगा क्या? स्टडी करने से हमें इस ग्राफ से क्या मिलेगा तो वो हम समझेंगे। ग्राफ से क्या मिलता है? ग्राफ से आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी कभी बात आए तो ग्राफ से क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। समझिएगा, ग्राफ इसके दो बनेंगे, मैं दोनों बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों से अलग अलग डिटेल कर देंगे। चलिए, अब अगर हम मान लेते हैं कि हम एक्स एक्सिस में करंट ले लेते हैं और वाई एक्सिस में हम वोल्टेज ले लेते हैं। ग्राफ अभी भी हमने क्या कहा? स्ट्रेट लाइन होगा।
लेकिन यहां से ग्राफ का ढाल, या अगर इस एंगल को हम क्या मान लें, थीटा मान लें, ठीक है, ये भी एंगल इसमें थीटा हो जाए, तो आखिर ग्राफ से हमें क्या मिलेगा। तो हमने कहा देखिए एक में तो क्या है आई वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में वोल्टेज है, इसमें क्या है वाई एक्सिस में क्या कहते हैं वाल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आई वाई एक्स एक्सिस में क्या है करंट है। तो हमने कहा अगर हमें इस ग्राफ के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम इस ग्राफ का ढाल निकालते हैं, ठीक है, ग्राफ का ढाल यहां में निकालेंगे, लेकिन एक ग्राफ से ढाल निकालेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा और एक से उसका रिवर्स मिलेगा। वो कैसे, देखिए ये पॉइंट हम मान लेते हैं कोई अगर P है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। अब समझिएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या होगी, क्योंकि x एक्सिस में हम क्या देख रहे हैं, x एक्सिस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, तो हम इस वैल्यू को मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस v मान लेते हैं। यहां से यहां तक y एक्सिस है, y एक्सिस में चूंकि आपने करंट डिफाइन किया है तो इस वैल्यू को यहां से यहां तक हम क्या मान लेंगे, करंट मान लेंगे। अगर ये करंट I, इतनी वैल्यू डाटा यहां करंट I होगा तो ये भी क्या होगा भैया I होगा। अब चूंकि जो स्लोप होता है, स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भैया यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, इस पॉइंट को अगर O मान लें, इसको आप A मान लें, इसको B मान P लिखा है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा PA और बेस क्या होगा OA। वैल्यू अगर देखें तो PA किया है I, क्या है वैल्यू I, और इधर OA की वैल्यू क्या है V, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या निकला I अपॉन V। अच्छा I अपॉन V बेसिक समझेंगे, I अपॉन V की वैल्यू क्या होती है, तो अब सर याद नहीं आ रहा, पीछे याद करिएगा, हमने पढ़ाया है आपको V अपॉन I इज इक्वल टू R। अगर V अपॉन I इज इक्वल टू R है तो जरा गौर कीजिएगा, रिवर्स कर दे इसका अगर, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन R इक्वल टू I अपॉन V। क्या बनेगा 1 अपॉन R इक्वल टू I अपॉन V। इट मींस I अपॉन V की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन R। अगर कभी x एक्सिस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला और y एक्सिस में करंट मिला, उस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगा वो क्या बताएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का वो इनवर्स बताएगा, यानी स्लोप इज इक्वल टू I अपॉन V आया, I अपॉन V की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन R होगी। तो इस केस में, जिस केस में x एक्सिस में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस और y एक्सिस में क्या होगा करंट होगा, उस केस में स्लोप से हमें क्या मिलेगा, यानी ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, जस्ट रिवर्स इधर देखिएगा, इसमें y एक्सिस में वोल्टेज है, x एक्सिस में क्या है करंट है। इट मींस ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक वो क्या होगी वोल्टेज होगी, ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक वो क्या होगी करंट होगी। फिर अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है भैया, वही आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v अपॉन I, और v अपॉन I इक्वल टू क्या होता है R होता है। इट मींस इस कंडीशन में स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मिलेगा। तो समझिएगा ग्राफ से आपको क्वेश्चन दिएगा, ग्राफ दे देगा एक तो वहां पर कहेगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो उस कंडीशन में आपको यह ध्यान देना है कि लगाएंगे तो हम स्लोप का ही फार्मूला, बट उस केसेस में ग्राफ में y एक्सिस में क्या है और x एक्सिस में क्या है इसको विशेष तौर पे देखेंगे, और उसी कंडीशन पे स्लोप इज इक्वल टू या तो 1 अपॉन R यूज करेंगे या तो स्लोप इक्वल टू R यूज करेंगे। अच्छा डाउटफुल क्वेश्चन होता है, बच्चे यही पूछते हैं अक्सर कि सर कभी स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन R लिखते हैं, कभी स्लोप इक्वल टू R लिखते हैं। बिल्कुल डाउट क्लियर कर लीजिएगा, जब x एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, y एक्सिस में करंट होती है, उस कंडीशन में स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस मिलेगा, और जिस कंडीशन पे x एक्सिस में करंट इलेक्ट्रिक करंट होगी एंड y एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस कंडीशन में स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? चलिए अच्छा, अगर क्लियर है तो एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, हाँ पढ़ने में बहुत ज्यादा ही मस्त हो गए हैं आप लोग, तो फटाफट पहले जिन लोगों ने सेशन को शेयर ना किया हो तो एक बार सेशन को शेयर करें, और वीडियो को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अब देखिए भैया एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपको बनेगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्वेश्चन बनेगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द ग्राफ। एक ग्राफ देगा, ग्राफ कैसा देगा, चलिए हम एक एग्जांपल ग्रुप में आपको ग्राफ बना दे रहे हैं। बेसिकली ये आपको ग्राफ दे दिया x y o 2 4 6 8, इधर आपको दे दिया 1 2 3 4, कुछ ऐसा डाटा दे दिया, और ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दे देगा। बस इतना बता देता है कि इस कंडीशन पे यहाँ पर आपका क्या है, x एक्सिस में वोल्टेज है एंड y एक्सिस में क्या है करंट है। अब आपको क्या करना है, इससे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अब x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो हम एक काम करते हैं कहीं यहां से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहां देख रहे हैं एक्स एक्सिस में क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस में 6 के पास जा रहा है, और वाई एक्सिस में आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसका मतलब इस पॉइंट को हम मान लेते, चलिए ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है तुरंत याद रखें, तो स्लोप इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ पर हमने कहा स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले ये ध्यान देंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी ए, और बेस क्या होगा, ओ ए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिस कंडीशन पे ग्राफ में एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और वाई एक्सिस में क्या होता है, करंट होती है, उस कंडीशन में स्लोप इक्वल टू होता क्या है, तो याद आता है हमको स्लोप इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन आर इक्वल टू। अब बात आती है बीए की वैल्यू क्या होगी, तो बीए की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर ओ एम की वैल्यू होगी। ये 2 और 3 की वैल्यू 2.5 है, इसका मतलब ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5, तो 2.5 डिवाइड बाई ओ ए की वैल्यू कितनी है, 6। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये आर इक्वल टू आएगा आपका 6 अपॉन 2.5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 60 अपॉन 25, ये आपका क्या आएगा 2.4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.4। तो रेजिस्टेंस आप कितना आ गया, 2.4। यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, ओम, कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका वो क्वेश्चन आंसर अधूरा मान जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको ग्राफ से मिलेगा, ग्राफ एक देगा और उस ग्राफ से कहेगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा अगर v x एक्सिस में होगा तो उसी कंडीशन पे स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन r लगाएंगे, और अगर y एक्सिस में क्या कहते हैं v देता है, स्लोप इक्वल टू r लगाएंगे। बस इतना नोट करने वाली बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है आपका वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आखिर रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब उन चीजों पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे और कैसे उन पर इफेक्ट पड़ता है, किस तरह पॉजिटिव इफेक्ट आता है या निगेटिव इफेक्ट आता है, तो समझिएगा उसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हैं, तो सबसे नंबर 1 में फैक्टर है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। केस फर्स्ट क्या है इसका, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब समझिएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की अगर क्या होगी, लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे तो उस कंडीशन पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन था इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कि आपका है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये है लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और लेंथ घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है। इतना तो क्लियर है ना। दूसरा है आपका इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो सेकंड है इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वो है आपका आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, या कह सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। थर्ड जो है आपका इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब उस मटेरियल का जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। और जो लास्ट है आपका इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वो कैसे है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग और लोअरिंग द टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा प्योर मेटल की अगर बात करते हैं तो प्योर मेटल में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझिएगा क्या बताया हमने, प्योर मेटल की बात कर रहे हैं। प्योर मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ध्यान दीजिएगा अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर प्योर मेटल की और सेमीकंडक्टर की, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक है आपका प्योर मेटल, दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर। चलिए थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या। देखिए हमने कहा प्योर मेटल में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को अगर हम गेन करते हैं तो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है भैया कि अगर हम टेम्परेचर को गेन करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि सर सेमीकंडक्टर होता क्या है। कल हमने आपको इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में पढ़ाया था।
अब दूसरी बात आती है सेमीकंडक्टर, इसको भी समझ लीजिएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इसका तो उस कंडीशन पे क्या करता है, एज ए कंडक्टर बिहेव करता है। यही वजह है कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, ये दो जो शुरुआत के दो फैक्टर्स हैं इन पर जरा गौर करेंगे। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्लियर? अरे फर्स्ट सेकंड को एक साथ लिख दिया, ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर हम यहां से इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या मिलेगा, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, where रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। एक नया वर्ड मिला, क्या मिला आपको, रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपने क्या देखा, जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले रेजिस्टेंस को, R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ बढ़ाने पर यानी लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सेकंड आपका क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। अगर दोनों को एक साथ लिखें तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A मिलेगा, या R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, where रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है, जिसे हम आल्सो क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर रेजिस्टिविटी क्या है, इसको भी जरा समझ लेंगे। ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का, क्या होता है भैया, प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का, जो ये शो करता है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। किसी भी कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा रेजिस्टिविटी को चेंज करें तो रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखिएगा रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा R इंटू ए अपॉन एल। समझिएगा, हमने रो को ट्रांसफर किया तो ए डिवाइड में था मल्टीप्लाई में जाएगा, तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल। अब अगर हम ये कहें L इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब किसी कंडक्टर की लेंथ क्या हो जाए, वायर की 1 मीटर हो जाए, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। अब इस कंडीशन में समझिएगा कि रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, कब, जबकि उस वायर का या उस कंडक्टर का लेंथ क्या हो आपका, 1 मीटर हो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब इसको बेसिकली हम कहें अगर तो क्या कहेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस which is 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इज क्रॉस सेक्शन। क्या समझा आपने, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, उस कंडीशन पे उसकी रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। क्लियर? तो बेसिकली अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी भी एक प्रकार क्या है, रेजिस्टेंस ही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो समझिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, हमने कहा रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है भैया, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या निकल के आएगा, ओम इनटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपने क्या देखा क्या होती है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, ओम इनटू मीटर। क्लियर? चलिए अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आपके न्यूमेरिकल, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस टॉपिक को लेकर हम आएंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बाय बाय।